Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in the online class of electrical machine. Hope you all are fine and have a good health. Up till now, if you have any kind of query, please feel free to discuss. I will explain to you and answer your questions. And if you have not any kind of issue, query and question, then we continue the session. So in last lecture, we discussed the back EMF, regenerative braking, armature current, negative armature current, positive armature current, and motoring and regenerative braking operations. Further, we continue the session with the dynamic braking, operation of mod and dynamic braking. So braking are in three types: regenerative braking, dynamic or rheostatic braking, which we are discussing, and then plugging or reverse voltage braking. In dynamic braking, similar to the regenerative braking, but the potential terminal voltage of armature remove replaced by RB. If you have any kind of query, please ask. नो सर, बस यही यही वाली बात थी जो भी आपने पढ़ ली कि इसमें से कुछ भी फर्क नहीं है सर, वही वैसा ही का वैसी ही है। बस वी ए यानी कि जो हमने सप्लाई दी हुई थी उसकी जगह पे आरबी लगा दिया है बस। जी जी, उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। और डायनेमिक ब्रेकिंग के अंदर जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की एक टाइप हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम डायनेमिक ब्रेकिंग को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने पोटेंशियल ऑफ वी ए को आर बी से रिप्लेस कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोटर इज dissipated in RB, machine work as generator. Means that इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ये स्टेप बाय स्टेप है। जब आर्मेचर के अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके नतीजे में पोटेंशियल यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, देखिए आर्मेचर रोटेशन में होता है, आर्मेचर रोटेशन में होता है और बैक ईएमएफ उसके अंदर स्टोर रहता है। इसका मतलब एक पोटेंशियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी है जो वो अपने अंदर रोटेशन के नतीजे में रखता है। अच्छा, मैं आपसे इसको इस तरह से भी बयान करूँ अगर, कि मिसाल के तौर पे आपके घर में पंखा चल रहा है, ठीक है, और लाइट चली गई, तो पंखा कितनी देर के लिए चलता रहता है? सर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 सेकेंड, 1 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स, या 100 सेकेंड ले लें, 100 सेकेंड तक रोटेशन और बैक ईएमएफ उसके अंदर स्टोर रहती है। अगर मैं चाहूँ यस तो उसको एक पोटेंशियल के तौर पे किसी बैटरी के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। और अगर इस तरह के लातादाद मोटर के मैकेनिज्म को मैं एक बैटरी, आर बी मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी के अंदर स्टोर करवा दूं, तो इसका एक पोटेंशियल काफ़ी मैग्नीट्यूड का मैं स्टोर कर सकता हूँ। इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे यस हैं सर। आप? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हो सकता है। तो ये उस कॉन्सेप्ट को, जब मोटर के अंदर बैक ईएमएफ और उसका टॉर्क मेंटेन रहता है ड्यू टू इट्स साइक्लिक रोटेशन, तो उसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर डेसिपेट या स्टोर करवाया जा सकता है और उसके नतीजे में एक मैकेनिकल वर्क जनरेटर के तौर पे परफॉर्म किया जा सकता है। तो तो सर वो यहाँ से ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। मतलब, सर मतलब ये है कि जैसे डेसिपेटेड इन आर बी हो रहा है, हाँ, डेसिपेटेड आरबी। हम्म। आर बी हो रहा है, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन उसके बाद सर वो कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे मशीन वर्क एज अ जनरेटर, ये कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। ये बहुत आसान है, सिंपल सी बात यह है कि जब मोटर अपनी रोटेशन को कंटिन्यू रखे रहती है जबकि सप्लाई आप नहीं दे रहे, तो उस मैकेनिकल मूवमेंट या बैक ईएमएफ से निकलने वाली एनर्जी को आप एक काइनेटिक स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। काइनेटिक स्टोरेज से समझ लें, बहुत सारे स्प्रिंग लगे हुए हैं पैरेलल में, आपने उन सब के ऊपर फोर्स लगा दी और वो ट्विस्ट होकर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर ली। और जैसे ही आप उनके ऊपर से एनर्जी को ख़त्म करेंगे तो जितनी स्टोर उन्होंने एनर्जी की हुई होगी वो वापस उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। अब इसको इस तरह समझें, दुनिया के अंदर जो बिजली पैदा होती है ना, जनरेशन, जो हम पावर जनरेशन में पढ़ रहे हैं, तो जनरेशन जब हम कर लेते हैं तो उसको
अभी तक स्टोर नहीं किया जा सकता दुनिया में, समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैंने 1000 मेगावाट पैदा कर ली, मैं जो पैदा कर रहा हूँ बिजली, वो मुझे यूटिलाइजेशन के लिए लोड को प्रोवाइड करनी है। अब एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं 2000 मेगावाट पैदा कर लूँ बजाय 1000 के, तो मेरी 1000 मेगावाट एक्स्ट्रा है, तो क्या मैं उसे कहीं पे स्टोर करवा सकता हूँ? ये एक सवाल है। सर वैसे अगर मैं अपने जितने अभी तक मेरा जहन काम कर रहा है वो बताता हूँ कि अगर जैसे अभी हमने पढ़े हैं कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो सकती है इजीली। जी। तो अगर हम बड़े जैसे अच्छे खासे बड़े कैपेसिटर्स लगा दें और उसमें हम बिजली स्टोर कर लें, एक तो ये चीज। दूसरी चीज सर ये है कि अब हमें पता है मैक्सिमम डिमांड इतनी है, और उसके बाद अगर एवरेज लोड ज्यादा पीक पीक लोड बढ़ जाता है, हमारा मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाती है, तो हम 2000 मेगावाट को इजीली यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ। जो आप शुरू में बात कर रहे थे ना, वो आपने कंटिन्यू रखी। अगेन बात वही है कि अगर मैं एक्सेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर लूँ, थ्री गॉर्जस को अगर आप देखें, उसकी जो एनर्जी कैपेसिटी है पैदा करने की, वो 35,000 मेगावाट है। 35,000 मेगावाट, ये शायद 25,000 मेगावाट, ये कुछ उसका स्टैटिस्टिक्स है। तो 25,000 मेगावाट एक डैम पैदा कर रहा है थ्री गॉर्जस चाइना का, और उसको वो फर्दर एक्सटेंड भी करेंगे, होपफुली वो 35,000 मेगावाट तक बिजली पैदा कर लेता है। चाइना की अगर लागत या जो उसका लोड है वो उससे ज़्यादा ही पैदा करेगा, क्योंकि हमेशा याद रखें, लॉसेस की वजह से बिजली ज़ाया भी होती है, कुछ जगह चोरी भी होती है, और कुछ हमें ऐसी आबादियों को बिजली भी देनी होती है, कुछ ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स को जिन्हें मुफ्त बिजली फराहम करनी होती है, वहाँ से रिकवरी नहीं आती। तो इसकी बुनियाद पे हमें एनर्जी की पैदावारी लागत ज़्यादा रखनी पड़ती है और एनर्जी वाफिर मकदार में पैदा करनी पड़ती है। लेकिन ये भी एक इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बिजली पैदा करूँ, तो फिर क्या होगा? इसका एक सिंपल से एक और मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक इससे मिलता जुलता एक्सपेक्ट है। मिसाल के तौर पे ये ले लें कि दुनिया का पानी खुश्क होने वाला है, सारे ममालिक को पानी अपने पास स्टोर करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है 1 साल का पानी स्टॉक करने का मैकेनिज्म मौजूद है, चाइना के पास 2 महीने का है, इसी तरह अमेरिका के पास जो है वो होपफुली 8 महीने का पानी स्टॉक करने का पूरा निज़ाम मौजूद है, और पाकिस्तान के पास शायद 1 महीने का स्टॉक करने का पानी का भी मौजूद नहीं है, अगर कभी ऐसे सानहा कोई सानहा हो गया या कोई खुश साली आ गई। तो इसका मतलब बैकअप प्लान कंट्रीज़ ने रखे हुए हैं। तो जब पानी के लिए बैकअप प्लान रखे जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैकअप प्लान क्यों नहीं रखे जा सकते? तो ये कॉन्सेप्ट दुनिया इस तरफ जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जब कॉन्सेप्ट अब आने वाला है, इलेक्ट्रिक कार्स का, तो टेस्ला मोटर्स ने इसमें बहुत और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी एमओयू साइन किए हैं शायद टेस्ला मोटर्स के साथ, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी यहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में होपफुली इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने भी तो होपफुली शेल की कोलैबोरेशन से चार्जिंग स्टेशंस अपने बनाने शुरू किए हैं, होपफुली आपने न्यूज़ देखी होगी है। तो यस सर। इसका मतलब ये है कि आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह वगैरह, हो सकता है कभी आए या नहीं आए, लेकिन इसके एमओयू साइन हो रहे हैं और उस पर प्रोग्रेस हो रही है कि इलेक्ट्रिक ने अपने चार्जिंग स्टेशन भी बना लिए हैं डिफेंस में, और शाह फैसल 3-4 जगह बन रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक के ताउन से, शेल बना रहा है चार्जिंग स्टेशन। दूसरी बात, दोबारा आते हैं इस तरफ कि जब सारे ममालिक अपने पास पानी स्टोर करने का ये निज़ाम मुतारिफ़ करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज का भी निज़ाम मुतारिफ़ करवा रहे हैं, ताकि आपकी मैक्सिमम डिमांड और फ्यूचर डिमांड्स अगर वो कभी बढ़ जाए पीक डिमांड्स के तौर पे, तो उसको प्रोवाइड किया जा सके। इस मकसद के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट ये प्रोड्यूस किया है कि हम 3 तरह के होते हैं, जैसे आपने सबसे पहले बताया था कि कैपेसिटर चार्जिंग का, कैपेसिटर डिवाइस स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, और वो बड़े पैमाने पे अगर हम कैपेसिटर बना लें तो एक बड़ी लार्ज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। 3 तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के, लेकिन अभी इस पे काम नहीं हुआ है, चल रहा है। एक है लार्जेस्ट सुपर कैपेसिटर्स, उनके अंदर एनर्जी स्टोर की जा सकती है, लेकिन वो बड़े इनफाइनाइट पैमाने पे लगाने पड़ेंगे। दूसरा तरीका ये होता है हाइड्रोलिक सिस्टम्स। हाइड्रोलिक सिस्टम्स का मतलब, इस तरह एज्यूम करें अपने जहन में इसको, कि बहुत सारे ट्विस्टेड लेवल के स्प्रिंग्स हैं,
जिनको एनर्जी, जैसे मिसाल के तौर पे आपने ना 1000 मेगावाट की बजाय 2000 मेगावाट पैदा कर ली, जो एक्स्ट्रा 1000 मेगावाट आपने बिजली पैदा की है। देखिए मैं इतनी तफसील से इसलिए बता रहा हूँ, ये पढ़ के आगे बढ़ना और बेवकूफ़ बनाकर आगे बढ़ जाना बहुत आसान है और कोई भी कर सकता है ये। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताने का मकसद ये है कि इसकी नीड को समझें कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, और इस पे बाकायदा जनरेशन हो रही है और एफआईपीज बन रहे हैं। तो मैं इसकी वो आपको नो हाउ बता रहा हूँ कि एक नस्ट के बच्चे और हमदर्द के बच्चे में फ़र्क क्या होता है, तो उसकी मवाजना करने की सोचें कि इंजीनियरिंग होती क्या है सही मायने में। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको एक बड़े पैमाने से छोटे पैमाने का बता रहा हूँ ताकि उसकी ज़रूरत को आप समझें। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, बीच में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि दूसरा मैकेनिज्म बता रहा था, एक तो कैपेसिटर का हो गया, दूसरा मैं बता रहा था हाइड्रोलिक मैकेनिज्म्स का। हाइड्रोलिक मैकेनिज्म ये होते हैं कि आपने इनॉर्मस इनफाइनाइट लेवल के स्प्रिंग्स के अंदर एनर्जी स्टोर कर दी। अच्छा, स्प्रिंग का मेरे ख्याल में सब जानते होंगे, स्प्रिंग को जब दबाते हैं तो अपने अंदर वो रीस्टोरिंग फोर्स को सेव कर लेता है, और जब प्रेशर हटाते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग खुल जाता है। यही बेसिक यस सर। मैकेनिज्म है स्प्रिंग का। तो इसमें होता ये है कि आप फोर्स बहुत सारी, जो आपने 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा की है ना, उससे बहुत सारे स्प्रिंग लगे हुए हैं सीरीज पैरेलल में, आपने फोर्स लगा के उन सबको दबा दिया है। ठीक है, यानी पूरी की पूरी 1 मेगावाट एनर्जी आपने लगा दी स्प्रिंग्स को दबाने में। अब आपने क्या किया, 1 साल तक वो स्प्रिंग दब गए, एज एन अज्यूम कर लें, या 1 महीने तक वो स्प्रिंग दब गए। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने उन स्प्रिंग्स को रीस्टोर किया, और उससे क्या होगा, एक मैकेनिज्म हाइड्रोलिक ऑपरेट होगा। तो वो क्या करेगा, मशीन वर्क एज जनरेटर। तो वो जितने भी साइकिलिक प्रोसेस ने अपने अंदर स्प्रिंग की सूरत में एनर्जी स्टोर की हुई होगी, वो वापस एनर्जी देंगे, और वो 1 मेगावाट कुछ लॉसेस के बिहाफ पे आपको एनर्जी 1 मेगावाट ना सही, कुछ 1800 करके कुछ मिल जाएगी लेट से, किलोवाट करके। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसका। तीसरा एक और तरीका होता है एनर्जी स्टोर करने का, वो कोई बताएगा क्या हो सकता है? एक सर आप अगेन करेंगे एसी की क्वेश्चन? जी बोलिएगा दोबारा। डीसी में कन्वर्ट करके सर बैटरीज में। जी जनाब, ये बेहतरीन जवाब है। डीसी, आप अपने एसी को डीसी में कन्वर्ट करें, बैटरी में उसे स्टोर करें, और इसके लिए भी इनफाइनाइट बैटरीज आपको चाहिए होंगी, जिसके अंदर आप अपना डीसी के अंदर पोटेंशियल स्टोर करेंगे और उसको रिट्रीव करेंगे, दोबारा इन्वर्ट करके एसी बना लेंगे और दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। ये तीसरा तरीका है दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का। ठीक है। अच्छा, आप बिलाल क्या कह रहे थे, दोबारा बोलिएगा, आवाज़ मिक्स हो गई थी उस वक्त। सर आपकी आवाज मुझे आई नहीं और सवाल मैंने सुना नहीं था, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सका, इसलिए मैंने कहा था दोबारा सवाल कीजिएगा। जी, मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी को दुनिया में स्टोर करने के बेसिक अभी 3 तरीके जो मुझे भी पता है। एक तो मैंने बताया सुपर कैपेसिटर का, जो एक आपने ही बताया था। दूसरा तरीका हाइड्रोलिक का, जो मैंने बताया था, स्प्रिंग मैकेनिज्म में एनर्जी स्टोर करके उसको रीस्टोर दोबारा करके रीइंफोर्स करके हासिल की जा सकती है। दूसरा तरीका एनर्जी स्टोर करके हासिल करने का। तीसरा तरीका ये एक साहब ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो आप पैदा करते हैं उसको बैटरीज में स्टोर कर लें, रेक्टिफाई करके डीसी में सेव कर लें, और बैटरी से दोबारा रिट्रीव करके इन्वर्ट करके एसी बना लें। तो ये तीसरा तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके वापस रीयूज़ करने का। तो 3 तरीके हैं दुनिया में जो मेरी नॉलेज में है, जिससे एनर्जी को कहीं ना कहीं सेव करवाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसका इलेक्ट्रिकल मशीन से थोड़ा बहुत ताल्लुक है, सारा नहीं है, लेकिन होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लें। नो सर। अच्छा जी, तो वो जो आप उस वक्त कह रहे थे ना कि मशीन वर्क एज जनरेटर, तो इसमें जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, जो कि थोड़े बहुत माइक्रोन लेवल की होगी, उससे हम कोई मोल्टेड मशीन या किसी स्प्रिंग मैकेनिज्म या किसी बैटरी में या किसी सुपर कैपेसिटर के अंदर उसे स्टोर कर लेंगे और फिर वापस उससे एनर्जी रिट्रीव कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट एज अ जनरेटर के तौर पर एक्ट करता है। जनरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बैटरी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल मशीन का वो है सब्जेक्ट। इसमें बैटरी का जो टर्म अगर आ गई ना तो वो थोड़ी अजीब लगेगी, तो उन्होंने उसको, बैटरी भी एक सोर्स है सप्लाई प्रोवाइड करने की, और जनरेटर भी एक सोर्स है सप्लाई प्रोवाइड करने की। तो उस मकसद के तहत उन्होंने इसको कहा है कि ये चीज़ है। तो होपफुली यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी जो मैंने जनरेटर के हवाले से बताई और बैटरी के हवाले से बताई यहाँ पे। तो हमने, यस सर। और इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें। मैं रिपीट सर कर दूंगा। एक जी। एक चीज थी जो आपसे शेयर करना चाह रहा था और आपसे पूछना भी चाह रहा था। अभी आपने अपनी बात के दरमियान ही एक बात कही थी कि
दुनिया जो है अभी वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर पर जा रही है, वो करना चाह रही है, वो इन चीजों पे काम वर्किंग कर रही है। जी जी तो सर मैं ये कह रहा था कि हाँ, जिस तरीके से दुनिया काम कर रही है तो इस तरीके से हम भी तो कुछ ना कुछ अपने करें स्टोर वगैरह के, यार हमारे आगे के लिए आसानी रहे, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास 24 आवर एवरी टाइम अवेलेबल रहे। अच्छा तो इसके लिए जी जैसे आपने हमें दो तरीके बताए, एक तो स्प्रिंग वाला तरीका था जी जो जी आपने बताया, और एक तरीका वो जो मैंने बताया था कि कैपेसिटर के जरिए हम जी स्टोर कर जी सकते हैं। जी तो सर स्प्रिंग और कैपेसिटर अगर इन केस अगर हम वैसे तो सर ये टॉपिक से हट ही आएगा अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम स्प्रिंग या कैपेसिटर अगर लगाएंगे तो उसकी लिहाज से हमें क्वांटिटी और हमें स्पेस एरिया काफी बड़ा चाहिए होगा। अगर हम एक बड़े लेवल पे 20 मेगाहर्ट्ज पे, अगर 20 मेगा वाट पे और अगर हम वर्किंग करते हैं तो। जी जी डेफिनेटली हमें चाहिए होगा, लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो दुनिया इस पे काम कर रही है और हम इस पे काम कर नहीं सकते। उसकी बेसिक वजह ये है कि वो हमारी जनरेशन डिमांड से कम है। डिमांड ज़्यादा है, जनरेशन कम है। इस शॉर्टफॉल के नतीजे में लोड शेडिंग होती है। तो हमें सबसे पहले अपने लॉसेस कम करने की ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और हमें नए पावर प्लांट लगाने की ज़रूरत है, स्पेशली डैम्स। तो ये इसका जवाब है। ओके सर, थैंक यू। और जब हम वाफिर मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेंगे, फिर हम उन तरीकों पे जाएंगे। और मैंने बताया दुनिया स्टोर नहीं कर रही, दुनिया अभी इस पे काम कर रही है कि किन किन तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जा सकती है। ये वो तरीके हैं जो अभी लोगों के जहनों में हैं और वो डिस्कस करते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में। तो मैंने भी ये चीज़ इस तरह ही सीखी है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे ये डेफिनेटली अभी ये चीज़ नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर या कितने नंबर ऑफ स्प्रिंग या कितनी नंबर ऑफ बैटरीज लगेंगी जो कि 2000 मेगावाट को सेव कर लें। तो ये भी सोची गई चीज़ है, लेकिन अमूमन दुनिया में यही होता है कि डिमांड के मुताबिक थोड़ी सक्सेसिव अमाउंट या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ी बना दी जाए और लॉसेस में थोड़ी बहुत ज़ाया हो जाए और बाकी यूटिलाइजेशन को पूरी करामत हो जाए। तो उस मकसद के तहत करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़रूर है जिसके ऊपर काम अभी चल रहा है। अभी हम तक वो चीज़ ऐसी नहीं पहुंची जिससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जिसमें स्टोर की जा सकती हो। और हम इस कगार पे नहीं खड़े हुए हैं कि हम स्टोर करने लग जाएं। हमारे तो मसले मसाइल यहाँ इतने हैं कि हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं जनरेशन के नवाइज। तो हमें तो पहले अपने लॉसेस कम करने की ज़रूरत है, सिस्टम्स जो एग्जिस्टिंग हैं उन्हें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और देन ये सब चीज़ें हमारी फुलफिल हो सकेगी। अच्छा, दूसरी बात उसमें ये है, मैंने कहा था कि के इलेक्ट्रिक वालों ने अपने जो फेसबुक पेज है वहाँ पे वो रखा हुआ है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ना, डेढ़ डेढ़ घंटे की है। तो वो ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। और उसमें उन्होंने बहुत सारी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को किस तरह मॉडिफाई किया है और किस तरह अपग्रेड किया है चीज़ों को, और लॉसेस कम करके उन्होंने उसकी पैदावारी लागत और जो तरसील निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की है, वो सब अपनी उन्होंने जद्दोजहद उसमें बयान की है। तो वो ज़रूर देखिएगा, वो आप सब लोगों के लिए सीखने के वाइज बहुत अच्छी चीज़ है। आगे कंटिन्यू करते हैं, यस यहाँ सर, तक कल सवाल आपने है। कहा भी था, मैंने देखी भी थी। जी, जी, वो देखिएगा। और मज़ीद चीज़ें भी हैं उनके ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज पे। और काफ़ी आपको अंदाज़ा होगा कि हम फ़ील्ड में क्या चीज़ हमें बतानी ज़रूरी है, जो हम एकेडमिक्स में नहीं बता पाते। तो मैं भी इस चीज़ से बहुत चीज़ें सीखता हूँ, इसलिए शेयर करता हूँ। और मैं फिर उसके तहत अपग्रेड करते हुए चीज़ें चलता हूँ, ताकि आप और हम सब सीखने के उस अमल में, तो जो चीज़ आपको पता लगे आप हमें बताएँ, हम जो पता लगती है आपको बताएँ। इस तरह से ही सीखने के अमल में हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। मज़ीद कोई सवाल किसी के ज़हन में है तो पूछ लें, नहीं तो हम अब डायनामिक ब्रेकिंग को डिस्कस करते हैं। In dynamic braking, motor armature is disconnected from the source. We all know डायनामिक ब्रेकिंग में होता यह है कि जो आपका मोटर आर्मेचर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी सोर्स, यानी सोर्स कनेक्ट नहीं रहती आर्मेचर से, सोर्स ऑफ हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, एंड कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर बी, और एक रेजिस्टेंस उससे कनेक्ट हो जाता है। द जनरेटेड एनर्जी इज डेसिपेटेड इन आर बी, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही होती है उस दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है, तो आर्मेचर से निकल के वो जा रही होती है आरबी के अंदर। अब आप चाहें
तो वहाँ पे कैपेसिटर लगा दें, चाहे तो एक बैटरी लगा दें, चाहे तो कोई हाइड्रोलिक मैकेनिज्म एनर्जी स्टोरेज का लगा दें, इट्स अप टू यू। और यही चीज़ एक एफआईपी के तौर पे एक्ट करती है। बच्चों ने बस यही काम किया है कि जो उस वक्त पैदा हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी उसको यूटिलाइज कर लिया। एंड ई ए एंड आर ए, तो इन दोनों के अंदर एनर्जी डेसिपेट होती है। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है और ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस। ब्रेकिंग से मुराद वो जनरेशन जो कि पैदा हो रही है और ब्रेकिंग में आके एब्जॉर्ब हो रही है रेजिस्टेंस में, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे। फॉर मोटरिंग कनेक्शन द ब्रेकिंग कनेक्शंस आर शोन इन दिस फिगर। मशीन वर्क सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अच्छा, ये फिर पूरा मैकेनिज्म एज अ जनरेटर के तौर पे एक्ट करेगा, जो कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहलाएगा। अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसकी फील्ड अलग एक्साइट हो रही है और इसमें जो आर्मेचर है वो अलग एक्साइट हो रहा है, और आर्मेचर के साइड पे जनरेटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। द फील्ड कनेक्शन इज रिवर्स सो दैट फील्ड असिस्ट द रेजिडुअल मैकेनिज्म। स्पीड तो और कर्व ट्रांजिशन और फर्दर पर ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो हमें यहाँ पे देखना है। फर्दर एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम है जी प्लगिंग। हमने पढ़ लिया मोटर, पढ़ लिया मोटरिंग। सर ये सेल्फ में तो फिर वो उसी के अंदर वो होगा ना, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आ जाएगी जो सेल्फ से यानी रोटेट कराएगी उसको। आप अब थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे? मेरी समझ नहीं है आपने क्या कहा है। सर आपने हमने पीछे पढ़ा है ना थ्योरी में कि सेल्फ वो था एक्साइटेड जनरेटर, तो उसमें मीन्स कि वो जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगी जी जी। वो उसको दोबारा स्टार्ट कराने के लिए मीन्स कि हेल्पफुल होगी सर। हाँ, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ज़रूर है, कम लोगों को पता है ये बात, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो सेल्फ एक्साइटेशन में अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, ये चीज़ ट्रांसफार्मर के अंदर भी, जो कि हिस्टेरेसिस लूप के अंदर आप पढ़ते हैं ना, सैचुरेशन ऑफ कोर एंड फर्दर फर्दर चीज़ें, ये वहाँ पे भी है और मोटर के अंदर भी यही चीज़ है। तो उसको सेल्फ एक्साइटेशन के लिए और एनर्जी अपने अंदर स्टोर करने के लिए, ताकि वो दोबारा से ज़्यादा फोर्स ना लगा सके, उसमें जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो अपना रोल प्ले करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मजीद कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछें। जैसे सर हम इंडक्शन मोटर जो होती है सिंगल फेज, उसमें कैपेसिटर लगाते हैं ताकि मज़ीद उसको वो फोर्स ना हमें अप्लाई करने पड़े ना इलेक्ट्रिकल की, ताकि वो चार्ज होकर उसको इजीली वो करा सके सर, स्टार्ट करा सके। हाँ, ये बात बिल्कुल अगर हम ठीक है। एसी की बात करते हैं तो। अच्छा, वैसे ये जो मोटर है अपनी इंडक्शन मोटर, बगैर कैपेसिटर के स्टार्ट हो सकती है सिंगल फेज? सर बगैर कैपेसिटर के स्टार्ट हो तो सकती है, लेकिन उसको फिर डायरेक्शन जो हम देंगे, जैसे साइड पे डायरेक्शन दे देंगे उसी साइड पे चलना शुरू कर देगी। नहीं, जैसे पानी की मोटर हाँ, है ना मेरे घर की, बस सर आप लोगों के घर की जी। इसके अंदर मसला आएगा अगर हम बगैर कैपेसिटर के स्टार्ट करेंगे। हो तो जाएगी स्टार्ट, लेकिन इसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, स्टार्टिंग स्पीड और इसकी रनिंग स्पीड पे। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो बात आपने करी, वो हो जाएगी, मोटर स्टार्ट कैसे होगी बगैर कैपेसिटर के? आपने कैपेसिटर अलग कर दिया, क्या करें इसके बाद? सर कैपेसिटर हटा दिया, कैपेसिटर में जहाँ पॉजिटिव लग रहा था उसका पॉजिटिव यहाँ के मोटर के उससे पॉजिटिव से लगा देंगे, वो सिंपल वे में स्टार्ट हो जाएगी। विदाउट कैपेसिटर हम यूटिलाइज कर सकते हैं सर मोटर को। अच्छा, मतलब कैपेसिटर जो मोटर में लगता है वो उसकी स्पीड एनहांस करने के लिए लगता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर ये भी कह सकते हैं, और एक बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कैपेसिटर के अंदर जब पावर स्टोर हो जाती है तो उसको एकदम से छोड़ता है। जैसे ही उसको शॉक देता है तो मोटर की स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो एकदम पीक लेता है। हम्म। और सही है। जब हम इसको स्टॉप करते हैं, बंद करते हैं, तो वो फिर एकदम से सारे करंट को अपने अंदर स्टोर नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली मोटर को स्टॉप करना शुरू कर देता है, स्टेप बाय स्टेप। होपफुली आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं इसको किसी और तरीके से देखता हूँ। इसमें यह है कि कैपेसिटर जो सिंगल फेज की मोटर में लगता है वो उसको स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरा जो आपने बताया उसकी स्पीड मेंटेन रखने के लिए या उसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाने के लिए लगता है। दूसरी बात ये, अगर आप कैपेसिटर को निकाल देंगे मोटर में से, जो कि स्पेशली थ्री फेस की नहीं, सिंगल फेस की इंडक्शन मोटर है। अच्छा, डीसी की मोटर में, ये पूरा हम डीसी पढ़ रहे हैं, इसमें कैपेसिटर नहीं लगता, पहली बात ये। और जो कैपेसिटर लगता है वो आपका नॉन पोलर होता है, पोलैरिटी नहीं होती उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए उसमें टैगिंग नहीं होती या तार छोटा बड़ा नहीं होता।
दूसरी बात यह है कि बगैर कैपेसिटर के मोटर को चलाया जा सकता है, लेकिन हम करेंगे कि हमें उसके रोटर को हाथ से घुमाना पड़ेगा, फिर वो मोटर चलेगी। पंखे के अंदर भी यही है कि अगर आपका जो कभी ऐसा हो ना कि आप सुबह उठें और पंखा नहीं चल रहा, ठीक, गर्मियों में, तो उसमें करते ये हैं कि आपका सिंपल तरीका ये है कि पंखे के बटन को ऑन करें और वो नहीं चल रहा होगा, तो आप किसी डंडे से, किसी चीज़ से पंखे के उन पंखड़ियों को घुमा के देखें। अगर वो घूम गई तो इसका ये मतलब है आपका कैपेसिटर जल गया है। और यही कॉन्सेप्ट होता है सिंपल के कैपेसिटर के अंदर कि आपको सेल्फ एक्साइट करना पड़ता है उसे ना, अपने तौर पे जाके, वो खुद नहीं चल सकता। तो कैपेसिटर का काम ये होता है मोटर में लगने का कि वो 90 डिग्री फेज शिफ्ट क्रिएट करती है वाइंडिंग्स के दरमियान, जिसके नतीजे में आपकी एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से 90 दर्जे के जाविये के फ़र्क से वो चलने लग जाती है, और आपकी जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होगी, खुद ब खुद स्टार्ट होगी। आपको खुद हाथ से घुमाना नहीं पड़ेगा पंखे को चलाने के लिए। ये कुछ रीजंस हैं कि हम सिंगल फेज की मोटर में कैपेसिटर्स को क्यों लगाते हैं। होपफुली यहाँ पे कोई सर सवाल। ये जी कैपेसिटर डायरेक्शन भी जी दोबारा बोलिए। देता है ना सर, एक मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ, ये भी एक बड़ा इत्तेफाक ज़बरदस्त है, बताता हूँ मैं। एक मरतबा पंखा कहीं रिपेयर करवाया हमने, तो भाई घर आके चलाया तो वो ऊपर हवा दे रहा है, मतलब नीचे नहीं दे रहा था। तो उससे ही बात याद आ गई, आप सही कह रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है। हम कनेक्शन को सीधा करके, लेकिन कैपेसिटर लगने के बाद भी वो रोटेशन उल्टी हो सकती है कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि कैपेसिटर निकाल दिया तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। कैपेसिटर लगा होने के बाद भी अगर आप पंखे को चलाएं और आपने वाइंडिंग की पोलैरिटी को आगे पीछे कर दिया हो, तो पंखा तब भी कैपेसिटर लगने के बाद भी उल्टा घूम सकता है, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है ये चीज़। तो कैपेसिटर सिर्फ वाइंडिंग को दुरुस्त सर करने ये के लिए नहीं लगता है, बल्कि उसके और मकसद हैं। और वो जो आप पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, रिवर्स फॉरवर्ड, वो जो दो वाइंडिंग होती है ना पंखों में, तो उसको देखना पड़ता है। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। डायरेक्शन का कैपेसिटर से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए। सर वैसे एक तरीके से जो अभी इन्होंने बात बात की है वो भी सही है कि अगर हम कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, यानी कि उसकी पोलैरिटी को इधर उधर कर देते हैं वायर्स को, तो पंखा उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वर्किंग करने लग जाता है। लेकिन ये अंदर की जो पंखे की जो कॉइल है उसके अंदर से 4 तार आ रहे होते हैं, जिनमें से 2 कॉमन करते हैं और वो 2 के लिए निकालते हैं, जिसकी वजह से पंखे को क्लॉकवाइज घुमाना होता है कि वो हवा नीचे दे, ऊपर ना दे। जी देखें, इसमें दो बातें करी हैं आपने। पहली चीज़ तो ये है कि एसी में मैंने बताया था कैपेसिटर की पोलैरिटी नहीं होती, आप आगे पीछे उसे कैसे भी लगा सकते हैं, तो ये पॉइंट तो वैलिड नहीं है। आप चाहें तो ये कर भी सकते हैं, घर के पंखे को आप उसके दोनों तारों को आगे पीछे करें तो पंखा उल्टा नहीं घूमेगा, क्योंकि एसी में पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि वो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं। दूसरी बात, जो आपने कॉमन वाइंडिंग और जो फर्स्ट और सिंगल वाइंडिंग की बात करी, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर उनमें पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, वाइंडिंग की पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटर की नहीं, तो उससे पंखा रिवर्स डायरेक्शन में घूम जाएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन डायरेक्शन कैपेसिटर की वजह से चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो यानी नॉन सर हम पोलर कैपेसिटर कैपेसिटर। को किसी भी एंगल से लगा सकते हैं। जी जनाब, यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने पंखा का कैपेसिटर लिया हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है भाई। हाँ सर, नहीं होता, वो 3.5 माइक्रो फैरेड का होता है, बस 3.5, यही लिखा हुआ होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर पोलैरिटी नहीं होती, क्योंकि वो एसी का कैपेसिटर होता है और उसे नॉन पोलर कैपेसिटर कहते हैं एसी का। यहाँ तक और मजीद कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। इफ़ यू नॉट हैव काइंड ऑफ क्वेश्चन देन वी कंटिन्यू द सेशन। तो हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग मोड्स प्लगिंग के लिए। प्लगिंग में होता ये है कि जो सब प्लगिंग में बता दूँ हम पढ़ क्या रहे थे। ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग पढ़ ली हमने, ब्रेकिंग के टाइप्स, डायनामिक और रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, प्लगिंग और रिवर्स वोल्टेज ब्रेकिंग। अब हम ये तीसरी ब्रेकिंग की टाइप पढ़ लें, ठीक है। तो टॉपिक ये चल रहा है, ऑपरेटिंग मोड्स पे बात करते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज जो है, जो आपके टर्मिनल वोल्टेज हैं, आर्मेचर वोल्टेज, वो आपके रिवर्स हो जाएंगे, मतलब इन दोनों को आप रिवर्स कर लेंगे, ठीक। असिस्ट ईए इन फोर्सिंग आईए इन रिवर्स डायरेक्शन, और जो आपका बैक ईएमएफ होगा ना, वो एज अ रिवर्स करंट के तौर पे आपको देन मिल रहा होगा। आरबी कनेक्टेड इन सीरीज टू लिमिट द करंट, और आरबी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई जाएगी
ताकि करंट को लिमिट रखा जा सके। ये कह सकते हैं आप प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए भी हम वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को लगाते हैं, या इंटरनल वाइंडिंग ऑफ द रेजिस्टेंस भी ये कहलाती है। तो उस पर्पस के लिए हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ तक प्लगिंग का पूरा हो जाता है। अब हम ऑपरेटिंग मोड्स पे बात करते हैं, जो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर के होते हैं। इस फिगर को अगर आप देखें तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि इसके क्वाड्रेंट वाइज जो ब्रेकिंग हमने की है वो 4 हिस्सों में करी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टॉर्क और स्पीड जो है वो पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्पीड पॉजिटिव है और टॉर्क नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टॉर्क नेगेटिव है और स्पीड भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्पीड नेगेटिव है और टॉर्क आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ क्वाड्रेंट आप अंदाज़ा याद कर गए होंगे। उसके बाद फिर हम 2 क्वाड्रेंट जो सिमिलर हैं उनको देख लेते हैं। एक है फॉरवर्ड मोटरिंग क्वाड्रेंट और एक है रिवर्स मोटरिंग क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप देखें तो जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है उसके अंदर ऑपरेशन लगता है, जिसमें टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर के बैक ईएमएफ से ज़्यादा होते हैं और मोटर सिंपली चल रही होती है इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद फॉरवर्ड मोटरिंग के बाद हम करते ये हैं कि जो मोटर आपकी चल रही है ना, उसमें आप जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो रिवर्स कर दें, तो आपके टर्मिनल वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज से तब भी ज़्यादा होंगे। जनरेटेड वोल्टेज कौन से हैं? बैक ईएमएफ के वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे उसने ई ए नहीं कहा बल्कि ई जी कह दिया उसे। जी, यहाँ तक सवाल किसी का कोई है तो पूछ लें। सर सवाल तो नहीं है, बेसिकली बस ये कहना था कि रिवर्स मोटरिंग में और फॉरवर्ड मोटरिंग हम ये कह सकते हैं कि दोनों सूरतों में मोटर वर्किंग पर है, यानी कि ऑन है, वर्क कर रही है। हाँ, ऑन है, वर्क कर रही है, बस पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन, बस ये फ़र्क है। और इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें यही चीज़ मवाज़ने के तौर पे दिखाया जा रहा है। और अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि फॉरवर्ड ब्रेकिंग वोल्टेज कहलाते हैं। ब्रेकिंग में क्या होता है? ब्रेकिंग वोल्टेज में होता ये है कि आप अपने टर्मिनल वोल्टेज को ख़त्म कर देते हैं, सप्लाई को बंद कर देते हैं। जैसे पंखा चल रहा था आपका, आपने उसे बंद कर दिया, तो पंखे की सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज उसे प्रोवाइड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पंखा तब भी चल रहा है। तो उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ, रोटेशन, बैक ईएमएफ स्टोर रहेगी, तो वो अब ज़्यादा हो जाएगी। जनरेटेड वोल्टेज, जिसको बैक ईएमएफ वोल्टेज भी कहते हैं, आर्मेचर वोल्टेज भी कहते हैं, वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो जनरेटेड वोल्टेज हैं, बैक ईएमएफ वोल्टेज, ये ज़्यादा होंगे टर्मिनल वोल्टेज के। ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग है। अब इसी चीज़ को आप करते ही हैं कि रिवर्स कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हैं, और वो करते क्या हैं? पोलैरिटी रिवर्स कर लेते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन डीसी मोटर के इस तरह से बताए जाते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट को रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कहते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कहते हैं, ख़ास तौर पे ये सेकंड वाले और फोर्थ वाले को रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये फॉरवर्ड ब्रेकिंग है और ये रिवर्स ब्रेकिंग है, और इनको मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप उस रीजनरेटिव ब्रेकिंग को एक मैकेनिकल पर्पस ऑफ जनरेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जनरेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम मशीन के कॉन्सेप्ट में बैटरी को नहीं ला सकते। जैसे भाई उस रोटेशन के नतीजे में बैक ईएमएफ पैदा हुआ और आपने एक बैटरी को चार्ज कर लिया उससे, तो हम बैटरी का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल मशीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमने यहाँ पे किया ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है वो बैटरी की सोर्स के तौर पे हम उसे जनरेटेड कह रहे हैं, जनरेटेड। ठीक है, एज अ जनरेटर। होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये हमारी फर्दर इन्होंने बताया कि Q1 के अंदर जो पोटेंशियल होता है हमारा, ये ग्रेटर होता है, इसमें स्पीड क्या होती है और पॉजिटिव पावर प्रोड्यूस होती है इसमें। उसके बाद जो है इसमें नेगेटिव पावर होती है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग और फॉरवर्ड ब्रेकिंग कहलाती है। और इसमें सिर्फ पावर नेगेटिव में होती है। नेगेटिव में क्यों होती है पावर? क्योंकि बैक ईएमएफ से निकलने वाली पावर आपके टर्मिनल पे जा रही होती है, वो जो आपको याद है आरबी में जा रही होती है, तो इसलिए इस पावर को नेगेटिव कहते हैं। और ये फिर आप इसको किसी किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं जनाब रिवर्स मोटरिंग का। अच्छा, इसमें भी पावर पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि हमारी सिर्फ डायरेक्शन
मोटर की रोटेशन रिवर्स है, लेकिन जो पावर है वो तो कंज्यूम ही हो रही है ना मोटर के जरिए से, वो चल रही है। पॉजिटिव पावर का मतलब पावर कंज्यूम बाय द मोटर, एंड नेगेटिव पावर का मतलब पावर जनरेट बाय द मोटर। This is the main difference between positive power and negative power. Hopefully this point is clear all you guys. फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वही कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ पावर आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इस तरीके से नेगेटिव पावर हम लेते हैं, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आपकी रिवर्स पावर और नेगेटिव पावर में आती है। बाकी जो फॉरवर्ड मोटरिंग के एक्शन होते हैं उसके अंदर पावर पॉजिटिव होती है, और जो रिवर्स मोटरिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसमें पावर पॉजिटिव होती है। इन दोनों में पॉजिटिव है पावर, क्योंकि ये कंज्यूम पावर है, और ये जो पावर है वो जनरेटेड पावर है ड्यू टू द बैक ईएमएफ एंड रोटेशन दैट एक्सिस्ट और स्टोर इन द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द मोटर। अच्छा जी, यहाँ तक हमने इस कंटेंट को भी कंप्लीट कर लिया है। और डीसी मोटर के ऑपरेशंस को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। फर्दर इसमें एक 3 में ट्रैक है, तो एक छोटी सी वीडियो हम डिस्कस कर लेते हैं और कम्यूटेटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट हाउ इट वर्क्स। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लें, नहीं तो हम वीडियो रन कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं किसी के जहन में? नो सर। अच्छा जी, तो ये एक सिंपल मोटर का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि हमने जो परमानेंट मैग्नेट के बीच में किस तरीके से एक कॉइल को रखा हुआ है जो कम्यूटेटर से कनेक्ट है, और आपकी जो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन हम इससे कर सकते हैं। अच्छा, हो ये रहा है कि हमने जो ये एक डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट बताया कि हम कॉइल को मैकेनिकली रोटेट करवा रहे हैं और उसके नतीजे में करंट बैक एंड फोर्थ प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसमें कुछ इंस्टेंट्स बताए जाएंगे जिनमें आपका मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो ग्लो है वो बल्ब का ज़्यादा है। आपने यहाँ गौर किया, ये ग्लो मैक्सिमम है यहाँ पे, लेकिन एक ग्लो मिनिमम भी होगा जब मोटर रोटेट कर रही होगी। आप बीच में इसको इंस्टेंट पे देखें कि जब ये बल्ब स्टॉप होगा ग्लो करने से, जैसे जैसे ये रोटेशन वाइज अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर रहा है परमानेंट मैग्नेट के एवज, वैसे वैसे इसकी जो ग्लो है वो कम होता जा रहा है, और बिल्कुल सेंटर में आके इसका ग्लो 0 हो गया है। होपफुली ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो रही होगी, क्योंकि ये इसमें गुजरने वाली जो मैग्नेटिक इफेक्ट इस कॉइल का और मैग्नेटिक इफेक्ट इस परमानेंट मैग्नेट का एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा या कट नहीं कर रहा, जिसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड सीधी गुजर के इस तक चली जा रही है, सीधी गुजर के इस तक चली जा रही है, कट नहीं हो रही। इसके नतीजे में बल्ब रोशन नहीं हो रहा। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक। दैट इज द पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन, वीडियो रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आर क्लियर by this video tutorial. Same scenario in which it rotates, the glow of bulb can be high and can be low. अच्छा, आज के सेशन की जो अटेंडेंस है वो काइंडली शेयर कर दें ग्रुप पे। जी बोलें। सर मैं ये कह रहा था कि अभी जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जब एक जगह पर आके, यहाँ बिल्कुल इसी पॉइंट पे जब एक दूसरे मैग्नेट की रेज जो हैं, फोर्स जो हैं, वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये इनमें करंट फ्लो नहीं हो रहा कॉइल में। जी जी। लेकिन जब कॉइल इन दोनों के दरमियान आ जाती है तो वो इनकी रेस जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करती, बल्कि उल्टा कॉइल ले रही है और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो इसमें सर कट करना ज़रूरी है इसको। सही, अच्छा, कट करना जरूरी है सर। जी, ये देखिए कट कर रहा है ना, कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जब कट हो रही है तो प्रोड्यूस हो रही है, और जब कट नहीं हो रही, डायरेक्ट गुजर जा रही है, तो फिर वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं हो रही। ठीक सर। सर अब दूसरी बात ये थी कि जैसे इस कॉइल के बीच में गैप है, अगर वो गैप फिल होता तो ये वर्किंग में रहता,